नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह आज जैन धर्म के का संपूर्ण इतिहास पर लेक्चर ले रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पहले पिछले लेक्चर्स को जाके देखें और इसके बाद इस लेक्चर पर आएँ, तब आपको अपने इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन हैं? ए. अरिष्टनेमि, बी. ऋषभदेव, सी. महावीर स्वामी, डी. पार्श्वनाथ। कह रहे हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ हैं। अर्थात इसका उत्तर बी होगा, ऋषभदेव। दूसरा प्रश्न है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? ए. त्रिपिटक, बी. वेद, सी. आर्य सूत्र और डी. आगम या अंग के नाम से। इसका उत्तर डी होगा, क्योंकि जैन साहित्य को आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि जैन धर्म की कुल 24 तीर्थंकरों में से किस तीर्थंकर का नाम महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जिसे भगवान कृष्ण का संबंधी भी माना जाता है? यहाँ संबंध है, मिसप्रिंट है, आप उसको देखिए, संबंधी माना जाता है। महावीर स्वामी, अरिष्टनेमि, ऋषभदेव, मल्लनाथ। तो इसका उत्तर अरिष्टनेमि है। अरिष्टनेमि का नाम ऋग्वेद में आया हुआ है और ऋग्वेद में बताया गया है कि अरिष्टनेमि कृष्ण के संबंधी थे। चौथा प्रश्न है, मौर्य काल के किस शासक ने अपने जीवन काल की अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ या बृहद्रथ? तो हम देखेंगे कि इसका उत्तर ए अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्थात दक्षिण भारत में कौन सा जैन केंद्र प्रसिद्ध है? ए. रामेश्वरम, बी. कांची, सी. मदुरई, डी. श्रवणबेलगोला। तो हमको पता है कि श्रवणबेलगोला दक्षिण भारत में जैन केंद्र है, अर्थात डी उत्तर होगा इसका, कि जैनों का प्रसिद्ध केंद्र श्रवणबेलगोला में है। अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है कि श्रवणबेलगोला वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसको हम देखेंगे, ए. तमिलनाडु, बी. केरल, सी. कर्नाटक या फिर डी. तेलंगाना। तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, क्योंकि कर्नाटक राज्य में श्रवणबेलगोला है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अकाल पड़ने पर किस जैन आचार्य के नेतृत्व में दिगंबर जैन साधु श्रवणबेलगोला चले गए? ए. स्थूलभद्र, बी. भद्रबाहु, सी. क्षमाश्रमण या डी. गोमतेश्वर? इसका उत्तर आपको मैं बताने से पहले कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक बार अकाल पड़ा था, तो उत्तर भारत में जो साधु संत रहते थे जैनों के, उनमें से एक ग्रुप भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत चला गया और एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में उत्तर भारत में ही रहा। तो दक्षिण भारत गए साधु संतों को हम दिगंबर साधु के रूप में, दिगंबर जैन साधुओं के रूप में जानते हैं, और ये नग्न अवस्था में रहते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं पहनते। जबकि उत्तर भारत में रहने वाले स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहने वाले जैन साधु सफ़ेद वस्त्रों का पहनते हैं, जिसे श्वेतांबर कहा जाता है। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा भद्रबाहु, बी। अगला प्रश्न 8वां, भारत में सबसे पुराना, यहाँ पे लिखने में गलती हुई होगी,
यहाँ पे अलाह नहीं, लौह उद्योग होना चाहिए। लौह उपयोग जुड़ा हुआ है, यहाँ लौह होना चाहिए। लौह, लौह उपयोग जुड़ा हुआ है। उपयोग क्या, उद्योग जुड़ा हुआ है। ए चित्र धूसर मृदभांडों के साथ, बी काले और लाल मृदभांडों के साथ, सी गेरू रंग के मृदभांड के साथ, या डी उत्तरी काली पॉलिश वाली मृदभांडों के साथ। यानी लौह का प्रयोग, लोहे का जो प्रयोग है वो किस चित्रित धूसर मृदभांड के साथ जुड़ा है, या काले के साथ, या गेरुए के, या उत्तरी काली पॉलिशदार। इसका उत्तर ए होगा, चित्रित धूसर मृदभांड। आपको मैं बता दूं कि मृदभांड जो होते हैं मिट्टी से बने हुए बर्तनों को कहा जाता था, खासकर जैसे अभी भी हम मिट्टी से बने हुए बर्तनों को देखते हैं, उस पे जो चित्रकारी की जाती थी उसे कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। अगला और नवां प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था। यानी कुछ धातुएं दी गई हैं और उनमें पूछा है कि किसका विशाल भंडार मगध में था 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। ए तांबा, बी टिन, सी लेड और डी लौह। हम देखेंगे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि लौह का प्रयोग चित्रित धूसर मृदभांड के लिए होता था, और ये इसका उत्तर भी लौह ही होगा। अगला 10वां प्रश्न है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। यानी वो कौन सा शासक था जिसके कारण मगध साम्राज्य ने उत्थान की प्रवृत्तियों को स्वीकार किया और आगे चलकर मगध साम्राज्य एक महाजनपद का रूप ले पाया। ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी वासुदेव। आपको मैं बता दूं कि हर्यक वंश के जनक या शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम बिंबिसार था। उसका पुत्र अजातशत्रु हुआ और अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ। तो हर्यक वंश ने ही मगध साम्राज्य के उत्थान में अपना योगदान दिया और उसके प्रथम शासक बिंबिसार थे, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। 11 नंबर, उस राज्य का नाम बताइए जिसने युद्ध में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया। आपको इस चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि मगध साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद था, और उसने आस पड़ोस के अपने सारे महाजनपदों को जीत लिया, जिनमें अंग हो या फिर चंपा हो, इन सारों को उसने जीतकर अपने ही साम्राज्य में मिला लिया, और उसने ही सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा बी मगध। 12वां प्रश्न है कि हेरोडोटस को किस लिए जाना जाता है। इतिहास का जनक के रूप में, भूगोल का जनक के रूप में, राजनीति शास्त्र का जनक के रूप में, या फिर दर्शन शास्त्र का जनक। आपको इसका उत्तर यदि पता हो तो जल्दी दीजिए, अदरवाइज मैं बताता हूँ इसका उत्तर। दो नाम हैं, एक है हेरोडोटस और दूसरा नाम हिकैटियस। ये दोनों यूनानी नाम हैं, इसलिए ऐसे नाम हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है जबकि हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। इसलिए एक साथ आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए हैं। पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा इतिहास, और भूगोल का जो जनक है वो है हिकैटियस। हिकैटियस 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 13वां प्रश्न हम देखेंगे, अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए हाइडेस्पीज या झेलम नदी, बी रावी नदी, सी चिनाब नदी, सी डी सिंधु नदी। आपको एक चीज़ जानकारी दे दूं पहले कि यूनानी भाषा में झेलम नदी को ही हाइडेस्पीस बोलते हैं। तो इसका जो उत्तर है यूनानी ग्रंथों में मिलता है कि अलेक्जेंडर और पोरस के मध्य जो युद्ध लड़ा गया वो हाइडेस्पीस नदी के किनारे लड़ा गया जिसका संबंध झेलम नदी से है।
अर्थात झेलम नदी को ही यूनानी लोग हाइडेस्पीज नदी बोलते हैं। 14वां प्रश्न है कि महाभाष्य किसकी रचना है? ए गार्गी, बी मनु, सी बाण या डी पतंजलि। आपको ये चीज़ पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए कि महाभाष्य पतंजलि की रचना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में आ ही जाता है ये प्रश्न कि महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा बड़े स्तर का प्रश्न है, इसको समझकर अच्छे से लगाइए आंसर। मगध के निम्नलिखित राजवंशों को काल क्रम के अनुरूप सजाइए। ए नंद, बी शिशुनाग, डी तीसरा मौर्य और चौथा हर्यक। तो मगध साम्राज्य के बारे में है कि उसके जो जैसे जैसे राजवंशों का उत्थान हुआ उसके क्रम को सजाना है। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो था वो था हर्यक वंश। कौन सा था? पहला हर्यक वंश, दूसरा मौर्य वंश, पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश था, हर्यक के बाद शिशुनाग, फिर तीसरा था नंद वंश, चौथा था मौर्य वंश। तो इस हिसाब से चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा, ये हो जाएगा आंसर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े 3 नामों की पहचान करें। अर्थात ये तीनों चिकित्सक होंगे। अब इन चिकित्सक में हम पहचानते हैं, ए हो गया चरक सुश्रुत भरत, बी हो गया चरक सुश्रुत पतंजलि, सी हो गया चरक सुश्रुत वाघभट्ट, चौथा हो गया चरक वात्स्ययन वाघभट्ट। तो आपको 2-3 नाम तो पता ही होंगे, जैसे सी या ए में देखें कि चरक तो चिकित्सा शास्त्र से जुड़े ही थे, सुश्रुत भी जुड़े थे, भरत नहीं जुड़े थे, बी चरक जुड़े थे, सुश्रुत जुड़े थे, पतंजलि नहीं जुड़े थे, तीसरा चरक सुश्रुत वाघभट्ट। ये इसका 16वें का आंसर सी ही होगा, क्योंकि चरक सुश्रुत और वाघभट्ट ये तीनों चिकित्सा से जुड़े थे और तीनों को मिला के चिकित्सा के त्रय के नाम से जाना जाता है। चिकित्सा त्रय या 3 चिकित्सा से जुड़े हुए 3 विद्वान, 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति। 17वां प्रश्न है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए, स्रोत सामग्री मतलब कि जो सुन के याद की जाती थी उसको लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ए संस्कृत भाषा, बी पाली भाषा, सी ब्राह्मी भाषा या डी खरोष्ठी भाषा। यदि आप इस प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सी और डी ये लिपि हैं, भाषा नहीं। तो 2 भाषाएं बची, संस्कृत और पाली। अब हमको 2 भाषाओं में चूज करना है कि संस्कृत है या पाली है। तो प्राचीन काल की बात कर रहा है तो संस्कृत होगा, यदि बौद्ध काल की बात करता तो पाली भाषा हो जाता। पिछले दूसरे आई थिंक लेक्चर में हमने इस भाषा के बारे में, पाली भाषा के बारे में पढ़ लिया है, इसलिए अब 18वां प्रश्न हम देखेंगे। मगध नरेश बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रदोत के दरबार में अपने किस राजवैद्य को भेजा था? अच्छा, 2 चीज समझने वाली है कि मगध का कौन सा नरेश था? बिंबिसार। और अवंती वो भी एक महाजनपद था, वहां का कौन सा नरेश था? चंड प्रद्योत के दरबार में अपने किस राजवैद्य को भेजा था? राजवैद्य का नाम जानना है, बताना है। जीवक को, चरक को, सुश्रुत को या वाघभट्ट को? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा जीवक, क्योंकि बिंबिसार ने एक बार चंद्रप्रद्योत के स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत को अपना राजवैद्य जीवक को भेजा और वो वहाँ जाकर बिंबिसार चंद्रप्रद्योत को सही करता है और बिंबिसार और चंद्रप्रद्योत के बीच
दोनों राजवंशों के बीच संबंध में सुधार होता है। 19वां प्रश्न है कि पतंजलि का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ए चिकित्सा से, बी योग से, सी गणित से या फिर दर्शन से। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा सरल प्रश्न हो ही नहीं सकता कि पतंजलि का संबंध किस क्षेत्र से है? योग से। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश को किस नाम से जाना जाता है? पितृहंता वंश, पितृ संरक्षक वंश, मातृहंता वंश या मातृ संरक्षक वंश। अभी हमने ऊपर देखा कि हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। उसका पुत्र जो हुआ अजातशत्रु, उसने अपने पिता की हत्या करके शासन पर गद्दी पर बैठा। उसका पुत्र उदयन हुआ। उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा। इसी कारण इस राजवंश को, हर्यक राजवंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ए आंसर होगा इसका। तो आप लोग बताएं आज के क्वेश्चन कैसे लगे आपको, कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि कितने नंबर आपके सही हुए, और सही सही आप लोग बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्वेश्चन सही किया, कितनों को कुछ नई जानकारी मिली। इसी बात के साथ आज की लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।